जिस लड़के का ख्वाब था लोग अंग्रेजी क्रीम के बजाय देसी क्रीम इस्तेमाल करें जो सस्ती भी हो और अच्छी भी। 9 साल की मेहनत के बाद क्रीम तैयार हुई और पूरे पाकिस्तान में फेमस हो गई। लेकिन क्या हुआ इसके साथ जो उसकी सेल गिरने लगी और आखिर कंपनी बिल्कुल गायब हो गई। सबका आगाज हुआ तकरीबन 90 साल पहले। सिंध में रहने वाले मोहम्मद सिद्दीक अल्लाहवाला का ताल्लुक अल्लाहवाला फैमिली से था। उनके फादर और ग्रैंडफादर कॉस्मेटिक और इतर का काम करते थे। वो दुबई, लंदन और कई मुल्कों से सामान इंपोर्ट करते और हैदराबाद, लाहौर, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में बेचते थे। 1936 का ब्रिटिश इंडिया एक ऐसा दौर था जब खूबसूरती भी इम्पोर्टेड होती थी। अमीर लोग पॉन्ड्स और निविया जैसी अंग्रेजी क्रीम्स लगाते थे। उनके लिए फॉरेन ब्रांड सिर्फ स्टाइल नहीं स्टेटस सिंबल था। लेकिन गरीब और मिडिल क्लास लोगों के लिए ये क्रीम लेना सपने जैसा था। एक जार की कीमत उनकी 2 से 3 दिन की मजदूरी के बराबर होती थी। इसलिए वो बस मलाई, मुल्तानी मिट्टी और बेसन जैसे टोटके लगाते थे। लोकल क्रीम छोटी दुकानों पे मिलती तो थी लेकिन ना उसमें अच्छी पैकिंग, ना अच्छी फ्रेग्रेंस और सबसे बड़ा मसला था गर्म मौसम में सिर्फ 2 दिन में खराब हो जाया करती थी। मतलब देसी प्रोडक्ट्स पे भरोसा नहीं था और फॉरेन ब्रांड गरीबों के लिए बहुत महंगा था। उस वक्त मोहम्मद सिद्दीक अल्लाहवाला जो कॉस्मेटिक का काम करते थे, उनके जहन में एक सवाल उन्हें चैन से नहीं रहने देता था। हम कब तक सिर्फ अंग्रेजों का माल बेचकर गुजारा करते रहेंगे। वो जानते थे कि मार्केट पूरी तरह फॉरेन ब्रांड्स के कब्जे में है। आम आदमी के पास अपना कुछ नहीं और इसी खाली जगह पर उनकी नजर पड़ी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी पर। उन्होंने सोचा एक ऐसा देसी ब्रांड बनाया जाए जो महंगा भी ना हो, गर्मी में खराब भी ना हो और जिसमें आए अपनी मिट्टी की असली खुशबू। उनका सपना था ब्रिटिश इंडिया और बाद में पाकिस्तान का अपना कॉस्मेटिक ब्रांड हो जो अंग्रेजी क्रीम्स का मुकाबला करे। और इसी जज्बे से 1936 में शुरू की कोहिनूर केमिकल लिमिटेड ताकि खुद फार्मूला क्रिएट करें और खुद क्रीम बनाएं। स्टार्ट उन्होंने छोटे से वर्कशॉप से की। बाज़ाहिर सबसे बड़ा चैलेंज था एक ऐसा फार्मूला बनाना जो सॉफ्ट हो, ठंडक दे और एशियन स्किन के लिए परफेक्ट हो। एक्सपेरिमेंट शुरू किए, हर बैच टेस्ट होती, फ्रेगनेंस, टेक्सचर और कूलिंग इफेक्ट को परफेक्ट करना था। इतना मुश्किल काम था कि 9 साल का लंबा अरसा लगा। ट्राई फेल होती, फिर दोबारा स्टार्ट और फाइनली 1945 में फॉर्मूला रेडी हो गया। अब वक्त आ गया जब कराची के इंडस्ट्रियल एरिया में एक छोटी सी फैक्ट्री खोली गई। मशीनरी बेसिक थी लेकिन हौसला बड़ा था। एक छोटी सी मिक्सिंग मशीन, कुछ गिलास जार और वो जादुई फॉर्मूला जिसमें मिंट की ठंडक थी। 1948 तक ये क्रीम कराची की मार्केट में लॉन्च हो गई और नाम रखा गया तिब्बत सिनो। मार्केट में पहली बार एक लोकल क्रीम आई जिसका टेक्सचर इतना सॉफ्ट था कि लोग कहते ये तो बर्फ जैसी है, ठंडक भी चमक भी। यही चीज सिद्दीक अल्लाहवाला के लिए एक फ्री मार्केटिंग का जरिया बन गई। जब कोई मिडिल क्लास लड़की या औरत क्रीम यूज करती तो वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर बताती, जिस वजह से लोगों के दरमियान इस क्रीम का रुझान तेजी से बढ़ने लगा। दूसरा बड़ा फायदा ये हुआ, जहां फॉरेन ब्रांड्स की क्रीम 3 रुपए से 5 रुपए के दरमियान बिकती थी, तिब्बत सिनो सिर्फ 1 रुपए में मिलती थी, जो मिडिल क्लास और गरीबों के लिए एक सपने जैसी चीज थी। तीसरा और सबसे बड़ा उनको फायदा हुआ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से। वो पहले ही पूरे ब्रिटिश इंडिया में कॉस्मेटिक सप्लाई का काम करते थे, इसलिए बड़े स्टोर्स और हर तरह की कॉस्मेटिक दुकानें उनको पहले से अच्छी तरह जानती थी। इसलिए उन्होंने बिना वक्त जाया किए कराची, ढाका, मुंबई, दिल्ली हर शहर में अपनी क्रीम पहुंचाना शुरू की। धीरे धीरे हर दुकान, हर घर तक तिब्बत सिनो का जादू फैल गया और देखते ही देखते ये क्रीम पूरे पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया तक मशहूर हो गई। फैक्ट्री छोटी थी लेकिन डिमांड दिन पर दिन बढ़ती गई। इसी डिमांड को देखते हुए ढाका और लाहौर में नई फैक्ट्रीज लगाई गई और हर बड़े शहर में पैकिंग यूनिट्स खोले गए ताकि सब मार्केट इवेंचुअली कवर हो सके। 1958 तक तिब्बत सिनो सिर्फ एक क्रीम नहीं, पाकिस्तानी ब्यूटी का सिंबल बन चुकी थी। हर दूसरे पीटीवी ब्रेक में उनका नाम लाजमी आता था। तिब्बत सिनो, ठंड का एहसास, खूबसूरती का राज। शबनम, रोजिमा और दीबा जैसी उस वक्त की टॉप एक्ट्रेसेस इस क्रीम का चेहरा बन गई। उनके हाथों में वो छोटी सी व्हाइट जार और टीवी स्क्रीन पे वो सॉफ्ट म्यूजिक। लोग लिटरली टीवी के आगे रुक जाते थे। तिब्बत सिनो का बाकायदा इस्तेमाल जिल्द की कुदरती ताजगी बरकरार रखता है और आप रहते हैं जवाब साल हर साल। तिब्बत सिनो ऐसा असर दिखाए कि वक्त भी धोखा खाए। डिमांड इतनी ज्यादा हो गई कि एक्सपोर्ट शुरू करनी पड़ी।
गल्फ कंट्रीज और ईस्ट अफ्रीका तक ये क्रीम बिकने लगी। इस तरीके से ये क्रीम पाकिस्तान की प्राइमरी प्रोडक्ट बन गई। तिब्बत सिनों का सुनहरी दौर अपने उरूज पे था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और अनजाने में कंपनी अपनी तबाही के सफर पर निकल चुकी थी। 1960s में इंडिया में तिब्बत सिनों की शोहरत हर तरफ फैली हुई थी। इसकी मशहूरी को देखकर दो इंडियन कंपनीज इंदिरा परफ्यूमरी कंपनी और प्लाजा केमिकल इंडस्ट्रीज की निगाह इस पर पड़ी। उन्होंने सोचा कंपनी तो पाकिस्तान में है और दोनों मुल्कों के बीच सियासत इतनी गर्म है, वो सरहद पार करके हम पर केस कैसे करेंगे। इसी गलतफहमी में उन्होंने ऐसा कदम उठाया जो किसी ने हिम्मत नहीं की थी। उन्होंने तिब्बत सिनों नाम पर अपनी खुद की क्रीम तैयार की और सीधा मार्केट में लॉन्च कर दी। लेकिन उनका अंदाजा बिल्कुल गलत था। उन्हें क्या खबर थी कोहिनूर केमिकल कंपनी अपनी पहचान के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कोहिनूर ने फौरन दिल्ली हाई कोर्ट में इन दोनों कंपनीज के खिलाफ केस फाइल कर दिया। उसका मौकिफ बिल्कुल साफ था, ये नाम हमारा है, भले हम पाकिस्तान में हैं, लेकिन हमारी कंपनी ब्रिटिश इंडिया के दौर से है, यानी 1936 से रजिस्टर्ड है। ये हमारी विरासत है। एक लंबी और मुश्किल कानूनी जंग लड़ी गई। आखिरकार 9 नवंबर 1970 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। तिब्बत सिनों का असली मालिक सिर्फ और सिर्फ कोहिनूर केमिकल लिमिटेड है और प्लाजा केमिकल और इंदा परफ्यूमी जैसे ब्रांड इस नाम को इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं रखते। इस जंग में तो वो जीत गए, लेकिन मंजर बदल गए और सियासत में जंग के बादल छा गए। किसी ने सोचा भी नहीं था यहाँ से इस कंपनी का फ्यूचर बदलने वाला है। तिब्बत सिनों की एक बड़ी फैक्ट्री उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में थी। फिर 1971 की जंग हुई और ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश। बांग्लादेश की नई हुकूमत ने उस वक्त सब पाकिस्तानी कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया। मतलब जो कंपनी पहले पूरी तरह पाकिस्तान की थी, अब उसका एक हिस्सा बांग्लादेश गवर्नमेंट के पास चला गया। लेकिन बाद में जब बांग्लादेश में प्राइवेटाइजेशन का दौर आया तो 3 अगस्त 1993 को कोहिनूर केमिकल कंपनी बांग्लादेश को गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश से ओरियन ग्रुप ने खरीद लिया। यहाँ से इस कंपनी के मुकम्मल तौर पर 2 टुकड़े हो गए। इसके बाद कोई डीलर तिब्बत सिनों परचेज करता तो वो लाजमी पूछता ये पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी। अब वो दौर शुरू होने वाला था जिस वजह से घरों में रखा तिब्बत सिनों का बॉक्स धीरे धीरे गायब होने वाला था। 1990s के आखिरी दौर तक कोहिनूर पाकिस्तानी कॉस्मेटिक का एक बड़ा नाम था और तकरीबन 25% मार्केट शेयर उनके कब्जे में था। उनके मेन प्रोडक्ट में तिब्बत सिनों क्रीम, तिब्बत परफ्यूम सोप और तिब्बत टूथपेस्ट था। लेकिन उसी दौर में मार्केट में एक नया खिलाड़ी आया, शेख आबिद महमूद और उनकी कंपनी गोल्डन पर्क। तिब्बत सिनों अपनी पुरानी शान में बिजी था। गोल्डन पर्क ने मार्केट रिसर्च शुरू कर दी। उन्होंने देखा तिब्बत सिनों के एड्स पुराने हो चुके हैं, पैकेजिंग आउटडेटेड है और मार्केट पर बिल्कुल भी फोकस नहीं है। जहां तिब्बत सिनों एक प्रीमियम क्रीम थी जो 5 से 7 रुपए के बीच में मिलती थी, वहीं गोल्डन पर्क ने अपनी क्रीम सिर्फ 3 रुपए में लॉन्च कर दी। तिब्बत सिनों को लगता था कि वो अब भी मार्केट के किंग हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि नई जनरेशन उनसे दूर होती जा रही है। इसी गैप को समझकर गोल्डन पर्क ने सोच लिया उन्हें नई जनरेशन, नई सोच और नई मार्केटिंग से गेम बदलनी है। गोल्डन पर्क ने अपनी टैगलाइन लॉन्च की, गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम पाकिस्तान की लाखों लड़कियों को दे रही है गोरेपन के साथ साथ काबिले रश्क हसीन तरीन जिल्द। गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम। और ये लाइन सच में चल गई क्योंकि गोल्डन पर्क सस्ती थी और हर किराने स्टोर पे इजीली मिलती थी। लेकिन तिब्बत सिनों थोड़ी प्रीमियम थी, लिमिटेड स्टोर्स पे अवेलेबल थी और पैकेजिंग भी पुरानी लगती थी। गोल्डन पर्क ने ब्राइट येलो और शाइनी गोल्डन बॉक्स से लोगों की अटेंशन ग्रैब कर ली। टीवी, मैगजीन, हर जगह उनकी अग्रेसिव एड चल रही थी, जबकि तिब्बत सिनों उस वक्त बिल्कुल खामोश थी, जैसे मार्केटिंग की रेस में हार गई हो। 20s तक गोल्डन पर्क ने रॉयल और मिडिल क्लास मार्केट पे कब्जा कर लिया और तिब्बत सिनों जो कभी क्लास का सिंबल हुआ करती थी, अब सिर्फ यादों का हिस्सा बनने जा रही थी। जैसे कहते हैं, इज्जत पुरानी थी लेकिन आवाम नई थी और कारोबार हमेशा आवाम से चलता है। 2007 तक मार्केट में एक बड़ा नया प्लेयर आया, फेयर एंड लवली। ये कंपनी सिर्फ क्रीम नहीं बेच रही थी, ये नई सोच और मार्केटिंग का तूफान लेकर आई थी। ने सबसे पहले यंग और अर्बन ऑडियंस को टारगेट किया। एड्स में मॉडर्न लाइफ स्टाइल्स, ब्राइट स्किन और कॉन्फिडेंस का प्रॉमिस दिखाया गया
और प्राइस, ये दोनों गोल्डन पर्क और तिब्बत सिनो से ज्यादा एक्सेसिबल और सस्ती थी। मतलब लोगों को लगा प्रीमियम फील भी मिलेगी और मुनासिब दाम पे। रिजल्ट ये निकला कि जल्द ही फेयर एंड लवली ने मार्केट में टॉप पोजीशन होल्ड कर ली। गोल्डन पर्क ने रॉयल और मिडिल क्लास को कैप्चर कर लिया था। तिब्बत सिनो याद बन गई थी, लेकिन फेयर एंड लवली ने यूथ का दिल जीत लिया और ब्रांड नंबर 1 बन गया। दूसरी तरफ तिब्बत सिनो जहां मार्केट में 25% शेयर के साथ नंबर 1 ब्रांड बन गया था, 2010 तक ये सिर्फ 2% रह गया था। मार्केट में सरवाइव करने के लिए इन्हें बड़ी चेंजेस की जरूरत थी। सबसे पहले उन्हें अपनी पैकेजिंग रीडिजाइन करने की जरूरत थी। अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में उन्हें गोल्डन पर्क और फेयर एंड लवली को काउंटर करना चाहिए था। जरूरी था कि वो अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम क्रीम के बजाय वैल्यू फॉर मनी के तौर पर प्रेजेंट करते, लेकिन तिब्बत सिनो ने इसके बरअक्स कुछ नहीं किया, बल्कि अपनी मार्केटिंग को और भी कम कर दिया, जिससे हालात मजीद खराब हो गए। तिब्बत सिनो की ये कहानी हमें प्रूव करती है किसी भी फील्ड में नंबर 1 बनना और नंबर 1 बने रहना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। आप कितने ही बड़े ब्रांड क्यों ना बन जाए, अगर आप वक्त के साथ नहीं बदलते तो आप एक कहानी बनकर रह जाते हैं।